Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं चंदन सोलंकी आप सबका आज की क्लास में स्वागत करता हूँ। हमने चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल को स्टार्ट किया था। उसमें 2 पार्ट को भी कवर कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में मेटल, नॉन मेटल और जो मेटलॉइड होते हैं उनकी डेफिनेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कवर किया है। सेकेंड वाले पार्ट में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रिएक्शन विथ वाटर एंड रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इनको देखा था। आज हम अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में और आगे जा रहे हैं और थर्ड नंबर जो रिएक्शन है एसिड के साथ वो कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले की जो 2 रिएक्शन की मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड बनता है और मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ जहाँ पे हमारा मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, वो हमने अच्छे से देखा था। आज हम देख रहे हैं उसकी एसिड के साथ रिएक्शन मेटल की। ये रही आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि मैंने पार्ट 2 में भी आपको बताया था कि जो एलिमेंट जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो उतनी आसानी से रिएक्शन करता है। आपको बताया था कि मैंने पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, वही सीरीज है। देखिए यहाँ पे पहले आता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर नीचे आपका मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर Fe, फिर है आपका लेड, फिर बीच में आ जाता है आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के नीचे आ गया कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। इस Ag को बोलते हैं अर्जेंटिनम, केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं अर्जेंटिनम, नॉर्मल लैंग्वेज में सिल्वर है। और Ag को बोलते हैं ऑरम इसलिए, और नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं गोल्ड। ये हमारे नीचे जो आते हैं वो लेस रिएक्टिव है और जो ऊपर जो है हमारे मोस्ट रिएक्टिव है। इसी चीज़ को हमने ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन थी मेटल की और वाटर के साथ जो रिएक्शन थी वहाँ पर हमने सीखा था कि जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उतनी इजी रिएक्शन करेगा। इसलिए वहाँ पर हमने देखा था कि जो सोडियम और पोटेशियम थे वो इजीली रिएक्शन कर रहे थे और सिल्वर और जो गोल्ड है वो रिएक्शन कर ही नहीं रहे थे ना। तो वो चीज़ यहाँ भी रिपीट होगी, लेकिन हमारा अब क्या आ गया है एसिड। अब एसिड के साथ क्या होता है याद रखना है। अगर आपको पूछ लें कि मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन में खास बात क्या है, तो ऑल द मेटल्स, ऑलमोस्ट सारे तो नहीं होते हैं लेकिन ऑलमोस्ट ऑल द मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड लिबरेटेड द हाइड्रोजन गैस। ये हमेशा आपको पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, MCQ हो चाहे सब्जेक्टिव हो, किसी भी कोई वैसा भी पेपर बना लें, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट सारे तो नहीं है, 1-2 को छोड़ कर, लेकिन लगभग सारे आ जाते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल द मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड दे लिबरेट द गैस विच इज़ नोन एज द हाइड्रोजन गैस। और ये एरो का साइन क्यों माना जाता है, क्योंकि जो गैस लिबरेट हुई है उसको एस्केप करने के लिए। तो मेटल प्लेस अबव द हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं HCl, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम क्या कहते हैं एसिड बेस में पूरा बताया आपको H2SO4। ये तो होता है हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक, और ये होता है हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक। टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म द मेटल सॉल्ट। कौन जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो कौन है हाइड्रोजन के ऊपर, ये सारे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और Fe और लेड। सिंपल सी रिएक्शन है, सोडियम की रिएक्शन करवा लो HCl के साथ। अब मुझे पता है कि हाइड्रोजन गैस तो आना ही आना है। जब हाइड्रोजन आना है तो H हट गया, NaCl, दोनों की वैलेंसी 1 होती है, इससे फॉर्मूला बन गया NaCl। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ भी 2 लगा दिया और इधर भी 2 लगा दिया। रिएक्शन को बैलेंस करना मैंने आपको अच्छे से सिखाया है। कैल्शियम की जो रिएक्शन होगी सोडियम में तो क्या बन गया सोडियम क्लोराइड, और कैल्शियम में बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी लिबरेट। मैग्नीशियम को देखिए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन,
टिन क्या होता है हमारा SN, ओके, टिन जो होता है वो हमारा क्या होता है SN। एंड लेड रिएक्ट सेफली विथ डाइल्यूट एसिड, मैग्नीशियम रिएक्ट फास्टेस्ट एंड लीड रिएक्ट स्लोएस्ट ऑफ दिस मेटल। भाई सबसे ज़्यादा फास्ट तो कौन करेगा सबसे ज़्यादा सोडियम और पोटेशियम। लेकिन ये जो नाम लिखे हैं ना, इसमें मैं आपको बोलूँ कि सबसे ज़्यादा फास्ट कौन करेगा, आप बोलोगे सर Mg, और सबसे ज़्यादा लेस कौन करेगा Pb। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ से लगाकर यहाँ तक में पूछा है, तो यहाँ से यहाँ तक में तो Mg ऊपर है ना और Pb नीचे है। अगर मैं आपको पूछता कि इस पूरे में बताओ, तो इस पूरे में आपका जवाब होता कि सर पोटेशियम सबसे फास्ट करेगा सॉरी, और जो लेड है लेड जो है वो सबसे स्लो करेगा। Mg की रिएक्शन भी किससे करवाई है H2SO4, तो क्या बन जाएगा आपका MgSO4, क्योंकि Mg भी क्या होता है +2 चार्ज और सल्फेट होता है SO4-2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बन जाएगा MgSO4 हाइड्रोजन गैस लिबरेट। जिंक की भी करवा लो H2SO4 के साथ, तो Zn की भी जो वैलेंसी होती है वो 2 ही होती है, इसलिए चार्ज क्या बनेगा फॉर्मूला ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज जिसके बारे में हम हमेशा चर्चा करते हैं कि सबसे टॉप पे रहता है पोटेशियम, सोडियम, फिर आता है हमारा कैल्शियम, फिर आता है हमारा Mg, फिर आता है हमारा Al एल्यूमिनियम, फिर आ जाता है हमारा जिंक और आयरन Fe, और Fe के नीचे आ जाता है लेड, और फिर बीच में है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है रेफरेंस है, हाइड्रोजन क्या होता है इनका रेफरेंस, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है और हाइड्रोजन और जो हाइड्रोजन से जो नीचे हैं वो हमारे हाइड्रोजन से क्या है लेस रिएक्टिव, और उनकी रिएक्टिविटी इतनी कम होती है कि उनकी रिएक्शन बहुत ही क्या होती है मुश्किल से, या तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको हीट देनी पड़ेगी या रिएक्ट करवाना पड़ेगा, और जो बॉटम लाइन पर आते हैं वो तो रिएक्शन करते ही नहीं है, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड। मेटल बिलो हाइड्रोजन, अभी आगे देखो वो जो मैंने अभी आपको बताया, मेटल्स बिलो हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम will not react with dilute acid. They cannot lose electron to H+ ion of acid. Hydrogen gas is not liberated. आ गया कि इसके जो नीचे हैं हमारे कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम भी आ जाता है और नीचे, तो ये जो है वो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते नहीं है, और अगर एसिड के साथ इनकी रिएक्शन नहीं होगी तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी। क्वेश्चन किस फॉर्म में बनेगा, आपसे ये पूछ लेगा कि राइट दी एनी 2 मेटल या 3 मेटल विच कैन नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड डज नॉट लिबरेट द हाइड्रोजन गैस। अगर करेगा ही नहीं तो कहाँ से हाइड्रोजन गैस आ जाएगी, तो सबसे जो ज़्यादा है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। इसमें भी देखिए एक आपके लिए नोट है, क्या है, कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सी एसिड लाइक नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज दिस एसिड आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम कॉपर की बात करें, ये एक्सेप्शन देखो, जो हमारा सिल्वर और हमारा गोल्ड है ये तो कंफर्म है, जो हमारा सिल्वर है और जो हमारा गोल्ड है, कि भैया इसके बारे में तो हमें कंफर्म नॉलेज है कि ये तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, लेकिन केमिस्ट्री में देखो एक्सेप्शन खूब भरे पड़े हैं। अच्छा एक्सेप्शन क्या, मतलब जो लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो लॉ लग रहा है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कोई भी जो अगर लॉज है उस लॉ के ओपोज जाके उसका क्या कर दे, ओपोज कर दे, उसका लॉ का ओपोजिशन कर दे। तो जो कॉपर है ना ऐसे तो रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन अगर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया HNO3 या H2SO4 है, जो कि क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो क्योंकि ये क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग, मतलब दूसरे को क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, कॉपर की वैलेंसी को ऑक्सीडाइज का मतलब उसकी वैलेंसी को बढ़ा देंगे, और रिड्यूसिंग का मतलब वैलेंसी को कम कर देना। तो ये कॉपर की वैलेंसी को +1 या +2 में इंक्रीज कर देगा, इसलिए इनके साथ ये रिएक्शन हो सकती है। एक्सेप्शन अगेन देखिए,
हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड व्हेन मेटल रिएक्ट विद HNO3। ये आपका क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा, तो उसको मैंने यहाँ पर लिया है कि अगर 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 हमने मेटल की रिएक्शन HNO3 के साथ करवा ली तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं लिबरेट होती है, कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड व्हेन एनी एसिड। अगेन एक एक्सेप्शन आ जाएगा, एक्सेप्शन देखो बहुत है इसमें, है ना, कि कोई भी अगर मेटल है जनरली, मतलब 99% ये तो हमारा 100% नहीं है, कि 99% जो मेटल हैं वो HNO3 के साथ अगर उनकी रिएक्शन करवा लूँ तो H2 गैस जो होता है हमारा लिबरेट नहीं होगा। इसका क्या रीज़न दीजिए, तो ये है इसका आंसर। HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी मैंने बताया कि HNO3 और H2SO4 क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग। इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन इवॉल्व इन द रिएक्शन टू H2O and itself to reduce to an oxide of nitrogen. It may be nitrous oxide N2O. Thus hydrogen gas is not evolved. अभी मैंने बताया कि ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, उनका काम क्या है, दूसरों को करना ऑक्सीडाइज और खुद हो जाना रिड्यूस, है ना, उल्टा काम होता है। अगर रिड्यूसिंग है तो दूसरे को करेगा रिड्यूस और खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग है, अगर हमारा ऑक्सीडाइज है तो ये क्या करेगा, इटसेल्फ क्या हो जाएगा, खुद तो इटसेल्फ तो हो जाएगा रिड्यूस, और जो अदर एलिमेंट है, अदर एलिमेंट उसको कर देगा ऑक्सीडाइज। अब ऑक्सीडाइज होने से क्या हुआ सर, इसका सेंस क्या हुआ, आप देखिए कि आपको इतनी देर क्या मिल रही थी H2, और H2 में हाइड्रोजन का चार्ज कितना है, कोई बोलेगा सर 1 है, कोई बोलेगा सर 2 है, कुछ नहीं है, है ना। जितने भी एलिमेंट हैं अगर मैं उनको एटम, मॉलिक्यूल या नेचर से जो हमें जिस कंडीशन में मिलते हैं ऑब्टेन, अगर उस कंडीशन में वो रहते हैं ना तो वहाँ पर उनका चार्ज 0 है। मतलब देखो चार्ज कब आता है, जब एक कंपाउंड हो या एक सिंगल एलिमेंट के ऊपर कुछ प्लस माइनस लगा हो। आप ये बात समझ लीजिए, किसी सिंगल एलिमेंट के ऊपर प्लस माइनस अगर लगा है या एक कंपाउंड है ना, तो उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का चार्ज आएगा, ऐसे कुछ पे कोई चार्ज नहीं आएगा। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि सोडियम और यहाँ पे लिखा आपके पास Na2O, दोनों में क्या फ़र्क है, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो सोडियम है वो अकेला है और यहाँ पे जो सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ है, तो ये एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ है, तो ये तो मेरा क्या हो गया, कंपाउंड। कंपाउंड में चार्ज रहेगा किसी भी एलिमेंट का, लेकिन अकेला अगर कोई है, सोडियम है, तो वहाँ पर उसका क्या होगा, 0। मैंने ऑक्सीजन लिख दिया O2, मैंने N2 लिख दिया, मैंने H2 लिख दिया, तो इनको मैंने क्या लिखा है, अकेले लिखा है ना, इनके साथ कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। तो चाहे ऑक्सीजन लिखूँ, चाहे नाइट्रोजन लिखूँ, चाहे हाइड्रोजन लिख दूँ, चाहे सोडियम लिख दूँ, चाहे मैं मैग्नीशियम लिख दूँ, एल्यूमिनियम, सिंगल एलिमेंट या सिंगल मॉलिक्यूल, वहाँ पर उनकी वैलेंसी क्या होती है, 0। अब ऑक्सीडाइज एजेंट जो था हमारा HNO3, इसने अदर एलिमेंट मतलब H2 को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज, और क्या बना दिया, H2O। H2O में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है ना, तो हाइड्रोजन का चार्ज होगा। अब क्योंकि हाइड्रोजन आगे आ रहा है, आगे वाले का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, पीछे वाले का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ पर क्या हो गई, 1। और हाइड्रोजन गैस मुझे मिली नहीं, मुझे क्या मिल गया, वाटर मिल गया। इसलिए यहाँ पर लिखा था कि अगर हमने मेटल की रिएक्शन HNO3, जिसे हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट, जिसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इसलिए लिबरेट नहीं होती है क्योंकि जो HNO3 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो H2 को ऑक्सीडाइज कर देगा और हमारे पास H2O फॉर्म हो जाएगा। ये था इसका रीज़न। इसमें एक एक्सेप्शन है, इतने भैया एक्सेप्शन है ना, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो आपके बहुत कम है। 11-12 में इतने एक्सेप्शन होते हैं ना कि जिसकी लिमिट नहीं है। एक एक्सेप्शन आ गया मैग्नीशियम का, कि मैग्नीशियम और मैग्नीज दो है, एक तो है आपका Mg और एक है आपका Mn। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज मेटल डू रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट। नाइट्रिक एसिड में क्या लिया है, सब मतलब बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी है,
उसकी जो क्वालिटी उसको हमने बहुत डिक्रीज कर दिया। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वाटर ज़्यादा होता है और एसिड क्या होता है, कम। तो अगर हमने उसका बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया तब जाकर हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है, मैग्नीशियम के केस में और मैग्नीज के केस में। तो आपको एक्सेप्शन पूछ ले कि कौन सा मेटल डाइल्यूट HNO3 के साथ, या HNO3 बोल दे, विच मेटल रिएक्ट विद HNO3 एंड लिबरेट द हाइड्रोजन गैस, तो आपका आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम। अगर 2 एलिमेंट पूछ ले तब जाकर आपको सेकंड नंबर पर लिखना है Mn, मैग्नीज, है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मैग्नीशियम लिखना है, सेकंड प्रायोरिटी में आपको क्या लिखना है, Mn, मैग्नीज। नेक्स्ट नंबर जो रिएक्शन है हमारी नंबर 4, वो है मेटल की रिएक्शन दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ। मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, कि दूसरा मेटल को कोई सॉल्ट है उसके साथ मेटल की रिएक्शन किस तरीके से होगी। तो ये जो रिएक्शन है ये हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसी भी मेटल की दूसरे मेटल के साथ अगर रिएक्शन अगर मैं करवा लें तो ये जो एग्जाम्पल होता है वो या तो सिंगल का होगा डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट। ज़्यादा के केस में आपको क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, वापस आपको रिकॉल करवा दूं कि अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज displace the less reactive element in the reaction which are called displacement reaction, कि जो मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, उसको पुश कर देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा, और इस टाइप की जो रिएक्शन होगी वो होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये देखिए, अब इसमें जो ऊपर वाले एलिमेंट है ना, जो नीचे वाले को क्या करेंगे, पुश कर देंगे, रिप्लेस, डिस्प्लेस और उसकी जगह आ जाएंगे। मतलब जिंक Fe को कर सकता है, Fe Cu को कर सकता है, Cu इंक को कर सकता है, सोडियम कैल्शियम को कर सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम को कर सकता है। उल्टा नहीं होगा। आप बोलोगे कि Fe की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया, तो Fe Cu को तो कर देगा, लेकिन आप बोलो कि सर क्या Cu Fe को करेगा क्या रिप्लेस, तो इसका जवाब क्या होगा, नहीं। जो नीचे वाले एलिमेंट है वो ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं करेंगे, ये बात आप याद रखना बस। तो इसके अंदर वही है, रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस एनी मेटल लेस रिएक्टिव देन इटसेल्फ। आ गया, जो मोस्ट रिएक्टिव होगा मोर, वो लेस को क्या करेगा, क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो कोई भी रिएक्शन आ जाएगी, मेटल ए ले लिया और दूसरे का क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए और मेटल बी हमारे पास बन जाएगा। अगर हमने Fe और Cu ले लिया तो हमने देखा था यहाँ पे Fe क्या आ रहा है ऊपर, Cu नीचे है, तो Fe Cu को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा बस। तो Fe Cu की जगह आ जाएगा, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, FeSO4 और Cu अलग हट गया, ये वाली रिएक्शन है ना। इसका वही डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि CuSO4 का नाम है कॉपर सेकेंड सल्फेट, जो कि क्या होता है, क्यूप्रिक सल्फेट। आयरन इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस, और आयरन सेकेंड सल्फेट और कॉपर का हमें मेटल मिल जाएगा। मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ। अब मेटल और नॉन मेटल जो रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तो आपको पता है कि मेटल जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉलिड, और नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली गैसेस। अगर ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा कोवेलेंट और ये आयनिक। एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल एटम इज डिफरेंट, दैट इज वन हैज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी and the non-metal has the electron accepting tendency. The metal act as the reducing agent while the non-metal act as the reducing agent. यहाँ पे non-metal हो जाएगा ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे क्या था, हमने सीखा था कि जो मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिलीज। मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिलीज,
और नॉन मेटल जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट। तो एक जो बंदा है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो हमारा एक आयनिक कंपाउंड बन गया, सिंपल है ना। देखिए इसको, ये यहाँ पर देखिए मेटल को, देखिए यहाँ पे कि ये आपके पास मेटल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कुछ एक लिया है। सोडियम जो होता है वो 11 नंबर पर आता है। तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इस ढंग से लिखा जाता है कि फर्स्ट शेल में 2 आते हैं, सेकंड में 8 आते हैं और लास्ट में भी 8 आते हैं। लेकिन 11 नंबर पर है तो 2 और 8 तो फिल हो गए, पीछे कितना बचेगा, 1। मैग्नीशियम 12 पे आ रहे तो इसका क्या बच जाएगा, 2। एल्यूमिनियम 13 पे आ रहे तो इसका लास्ट में कितना बच जाएगा, 3। पोटेशियम आ रहा है हमारा 19 पे, तो 2, 8 और 8, क्योंकि 18 तक तो फिल हो जाएगा। फर्स्ट वाले शेल में आ जाएंगे 2, फिर आ जाएंगे 8, 10, फिर आ जाएंगे हमारा 8, 18। अब जो नेक्स्ट शेल होगा एन में कितना आ जाएगा इसका, 1, और कैल्शियम में कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2। सेम चीज़ यहाँ पे नॉन मेटल के केस में लिखी हुई है कि नॉन मेटल में देखिए 7 नंबर पर आ रहे तो यहाँ पे 2 और 5 हो गया, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 5 हो गया। फास्फोरस में, सल्फर में 2, 8, 6 हो गया और क्लोरीन में 2, 8, 7 हो गया। ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना। फर्स्ट वाले शेल में 2 आते हैं, सेकंड में आता है 8, थर्ड में भी आता है 8, फोर्थ में आता है 18। तो जो जितने नंबर पर आता है उसको इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। इसको देखिए आप यहाँ पे। अब आपने अगर यहाँ से अगर नोटिस किया होगा तो देखिए मेटल और नॉन मेटल के केस में लास्ट वाला जो 8 वाला जो शेल है ना वो कंप्लीट नहीं है, और इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट रूल, जो कि 9th में था हमारा, है ना। तो इनका जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो किसी भी मेटल को किसी भी एलिमेंट को, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। मतलब अपना जो लास्ट जो शेल है ना, ऑक्टेट मतलब जो इसका शेल होगा लास्ट वाला, पहला क्या आता है हमारे पास, न्यूक्लियस, फिर ये हमारे पास शेल बनते जाते हैं, ऐसे ये शेल बनता जाएगा। तो वो अपने लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन को। तो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, कम इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए और मेरा जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाए, कंप्लीट। जैसे कि आप देखिए सोडियम को और क्लोरीन को, आप क्या देखेंगे कि इसके एल में तो 8 पूरे हो गए और एम में आ गया 1, और क्लोरीन के देखेंगे आप कि यहाँ पर 7 है। तो मुझे बताइए, मैंने क्या बोला कि ये अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। सोडियम ने देखा कि ये जो 1 है ना मेरे पास क्या आ गया है, ज़्यादा आ गया, और क्लोरीन ने क्या देखा कि मुझे 1 की रिक्वायरमेंट है। तो सोडियम किसको बुलाएगा, क्लोरीन को बुलाएगा कि भैया मेरे पास 1 ज़्यादा है, तेरे पास 1 कम है, तो जो मेरा वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना तो वो तू ले ले। तो इस सोडियम ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, और क्लोरीन ने उसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट। इसलिए हम बोलते हैं कि जो मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, रिलीज करते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। और अब जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसलिए आप देखते हैं कि मैंने आपको बताया सोडियम पर प्लस चार्ज आता है और क्लोरीन पर क्या आता है आपका, माइनस चार्ज। अच्छा, वैलेंसी कैसे हुई, अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया आप मुझे बताइए। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को किया रिलीज़, इसलिए सोडियम पर आया 1 चार्ज पॉजिटिव का। क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा हमेशा, क्योंकि इसका हमेशा 7 है, 8 बनाने के लिए हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इसको इसलिए इसका चार्ज आ गया -1। अब आपको बात समझ में आ रही है। मैग्नीशियम को देखिए 2, 8 और 2, ये 2 कंप्लीट है, ये 8 भी कंप्लीट है, लेकिन अब ये 2 मेरा अधूरा आ गया। फर्स्ट वाले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए यहाँ पे 2, 2, 2 सब में फिल है ना, इसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट वाले जो शेल है, जो K नंबर शेल है, वहाँ तो हमेशा आपके 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। अब मैग्नीशियम आता है हमारा 12 नंबर पे, Mg आता है हमारा 12 नंबर पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए फर्स्ट वाले में, K में। L में कितना आएगा फिर 8, तो 8 और ये 2 और 8 कितना हो गया 10। फिर आएगा M शेल, M में कितने बच गए 10 तो आ गए, पीछे बच गए 2। तो Mg ने क्या देखा कि मेरा अगर यहाँ तक काम होता तो क्या हो जाता कंप्लीट, क्योंकि
इसको Mg को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अब क्या चाहिए, या तो ये 2 से बना दे 8, या तो ये 2 से क्या बना दे 8, या इस 2 को हटा दे। 2 से 8 बनाने के लिए इसको 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, 6, और 2 हटाने के लिए इसको -2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे। तो कौन सा इजी है? तो मैग्नीशियम ने देखा कि भैया 6 इलेक्ट्रॉन तो मुझे कहाँ से मिलेंगे, इससे अच्छा है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूँ, हटा दूँ। तो इसलिए मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को हटा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है Mg, इसलिए जो Mg का चार्ज आता है +2 आता है। ये बात समझ में आ रही है अब आपको? एल्यूमिनियम को देखिए 3 है वहाँ पे, यहाँ पे देखिए 3 है, इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इसलिए इसका चार्ज, इसलिए जो इसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या आती है, एल्यूमिनियम +3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ऊपर जो देखिए वहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है नोबल गैसेस, यहाँ पे जो टर्म लिखी हुई है नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, और भी होता है क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारी की सारी क्या होती है, नोबल गैसेस। इनको आप देखिए 282888, मतलब इनका जो ऑक्टेट है ना, वैलेंस शेल, वो एकदम कंप्लीट है। तो इनको ना ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की ज़रूरत है, ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तो ये क्या होते हैं हमारे स्टेबल, ये कहीं भी रिएक्शन नहीं करते हैं। इसलिए रीज़न होता है, एक रीज़न होता है कि नोबल गैसेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती है, क्योंकि दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट एंड स्टेबल। उनका जो ऑक्टेट है कंप्लीट है, तो उनको ना ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की ज़रूरत है, ना ही इलेक्ट्रॉन को लेने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करने की। तो वो हमारे क्या है, स्टेबल है। यही सारा एनालिसिस यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये क्लियर है हमारा क्या, नाइदर द एटम्स ऑफ मेटल नॉर ऑफ द नॉन मेटल हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैसेस। ना ही मेटल और ना ही नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है जस्ट लाइक नोबल गैसेस, क्योंकि वो फिल है पूरा कंप्लीट। मेटल डेट डोनेट इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा डोनेट, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का अभी मैंने आपको समझाया कि एल्यूमिनियम का यहाँ पर 3 है लास्ट में, तो ये 283 लिखा गया है। तो अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करने की ज़रूरत है, रिमूव करने की ज़रूरत है। तो जो एल्यूमिनियम है वो माइनस करेगा, रिलीज कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए जो एल्यूमिनियम पर चार्ज आएगा वो +3 आएगा। मैग्नीशियम जो है वो कितने करेगा, अभी आपको समझा दिया, मैग्नीशियम 2 करेगा, सोडियम 1 करेगा। तो मैग्नीशियम कितने करेगा, -2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए Mg का चार्ज कितना है, +2 है। सोडियम जो है Na वो 1 इलेक्ट्रॉन को करेगा, इसलिए सोडियम का चार्ज क्या है, Na+ है। सोडियम का चार्ज क्या है, Na+ है। ऑक्सीजन जो है वो आता है हमारा 8 नंबर पे। अब 8 नंबर के लिए देखो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, 2 और फिर क्या लिखेंगे, 6। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट के लिए क्या करना है, प्लस, रिलीज के लिए माइनस। तो इसलिए इस पर जो चार्ज आ गया वो क्या आ जाएगा, O -2। क्लोरीन क्या होता है, 17 नंबर पे आता है, और इसको लिखते हैं 2, 8 और 7। 17 नंबर पे आता है ना क्लोरीन, तो पहला शेल में आ गया 2, फिर आ गया 8, 8 और 2 कितना हो गया, 10, फिर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 7। तो अब इस 7 से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो क्लोरीन यहाँ पर आएगा हमारा प्लस, है ना, Cl0, क्योंकि 0 चार्ज है, +1 इलेक्ट्रॉन, ये माइनस नहीं, ये प्लस है, इसको करेक्ट कर लेना, 1 इलेक्ट्रॉन, और इस पर आ जाएगा Cl -1 चार्ज। ओके, तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आगे बढ़ाया और उसमें 2 और नई रिएक्शन को सीखा कि एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन कैसे होती है। इसमें एक एक्सेप्शन भी था HNO3 का, जिसमें रिएक्शन होती नहीं है, लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन था कि HNO3 के साथ तो कोई भी मेटल रिएक्शन नहीं करता है एक्सेप्ट मैग्नीज और मैग्नीशियम। फिर हमने मेटल की नॉन मेटल के साथ रिएक्शन देखी और मेटल की दूसरे मेटल के साथ रिएक्शन देखी। मेटल की दूसरे मेटल के साथ रिएक्शन में क्या था कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। और मेटल की नॉन मेटल के साथ में हमने क्या देखा कि मेटल और नॉन मेटल दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है, जबकि नोबल गैसेज का स्टेबल है।
इसलिए नोबल गैसेस तो पार्टिसिपेट नहीं करती है, लेकिन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिलीज, डोनेट, और नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और जितना इलेक्ट्रॉन को वो एमिट करेंगे या जितना इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करेंगे, अकॉर्डिंग उन पर वो चार्ज आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी के जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.